साइंस क्लासेस यूपी 36 पर आज हम समझने वाले हैं मानव रक्त। मानव रक्त से रिलेटिव 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं, जो आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने से ज़रूर मिलेंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन ए में है तरल संयोजी ऊतक और बी में उसी का इंग्लिश दिया गया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? यानी कि व्यक्ति का शरीर का जो वजन होता है उसके कितने प्रतिशत उसके शरीर में खून होता है? तो व्यक्ति के शरीर का 7% खून होता है उसके शरीर में। अगला और तीसरा नंबर पे क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला और चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है क्षारीयता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और पांचवें नंबर पे क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला और छठवें नंबर पे क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो महिलाओं में रक्त जो होता है वो आधा लीटर कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला और सातवें नंबर पे क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो रक्त का अध्ययन होता है इसे क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और हमारा आठवें नंबर पे क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हीमोपाइसिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है 9वें नंबर पे, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर। प्लाज्मा और रुधिर 2 ही भाग होते हैं। अगला और 10वें नंबर पे क्वेश्चन है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाल दो तो उसके बाद बचा भाग कहलाता है सीरम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सीरम पीले पीले कलर का होता है। अगला और 11वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? तो जब रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है शेष भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 12वें नंबर पे क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वह है ऑक्सीजन का परिवहन और लाल रंग देना, यानी कि उपयुक्त तो दोनों सही हो जाएगा। अगला हमारा 13वें नंबर पे क्वेश्चन है, मानव रक्त में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव रक्त में जो आरबीसी है इसका निर्माण अस्थि मज्जा के बीच में होता है। यानी कि अस्थि मज्जा जो हड्डियाँ होती है ना, हड्डियाँ बीच में खोखली होती हैं और उसी खोखले भाग को अस्थि मज्जा कहते हैं। उसी अस्थि मज्जा में ही मानव रक्त में का निर्माण होता है। अगला हमारा 14 नंबर पे क्वेश्चन है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर पे, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आरबीसी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और 16 नंबर पे क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का जो रंग होता है वह हल्का पीला कलर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और हमारा 17 नंबर पे क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? तो प्लाज्मा का जो रंग पीला होता है ये किस कारण होता है? तो इसका कारण है हीमोसाइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है?
तो जब बच्चा भ्रूण अवस्था में है तो उसकी हड्डियाँ तो होती नहीं है, बहुत नाजुक होती हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में जो खून का निर्माण होता है वो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 19 नंबर पे क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा 20 से 120 दिन, तो वो भी सही रहेगा। अगला हमारा 20 नंबर पे क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? यानी कि आरबीसी को जब मर जाता है तो इसे दफनाया कहाँ पे जाता है? तो वो है प्लीहा या तिल्ली, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं, और कभी कभी इसका दफन यकृत में भी हो जाता है। तो ऊपरी सभी सही हो जाएगा, डी। अगला और 21 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो आरबीसी का दफन कहाँ पे होता है? स्प्लीन और तिल्ली या प्लीहा में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों में। अगला हमारा 22 नंबर पे क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? जो स्प्लीहा या तिल्ली या प्लीहा होता है ना, यही ब्लड बैंक भी होता है, यही कब्रिस्तान भी है उसका। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 23 नंबर पे क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने पर आरबीसी की संख्या जो होती है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा 25 नंबर पे क्वेश्चन है, 26 नंबर पे क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। अगला हमारा 27 नंबर पे क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ए फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। अगला हमारा 28 नंबर पे क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही समूह होता है? सर्वग्राही यानी कि जो किसी का भी ब्लड ले सकता है, तो वो है ऑप्शन डी ओ ग्रुप। एक मिनट, सर्वग्राही पूछ रहा है ना, तो सर्वग्राही जो होता है यानी कि जो किसी का भी खून ले सकता है वो है ब्लड ग्रुप ए बी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 29 नंबर पे क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? सर्वदाता यानी कि जो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, तो वो है ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। 31 नंबर पे क्वेश्चन है, रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 32 नंबर पे क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? यानी कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब या रक्तचाप या जिसे इंग्लिश में ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं, ये कितना होता है? तो यह 120/80 mmHg होता है। अगला और 33 नंबर पे क्वेश्चन है, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से अल्प रक्तता या अरक्तता होता है, इसे ही इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 34 नंबर पे क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है यह 600:1 होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? वो है कार्निया। आँख का जो कार्निया होता है इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। अगला हमारा 36 नंबर पे क्वेश्चन है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जो आरबीसी की संख्या होती है इसे हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 37 नंबर पे क्वेश्चन है, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है?
रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा 38 नंबर पे क्वेश्चन है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो WBC का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो ल्यूकोसाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। RBC का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। अगला हमारा 39 नंबर पे क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन 5 दिन तक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर पे, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा WBC जो पाई जाती है उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। WBC भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो उनमें से न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे कम WBC कौन सी पाई जाती है? तो सबसे कम मोनोसाइट WBC पाई जाती है। अगला हमारा 42 नंबर पे क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो सबसे बड़ी WBC जो है वो बेसोफिल्स है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 43 नंबर पे क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला और 44 नंबर पे क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो रोगों से लड़ने के लिए WBC क्षमता प्रदान करता है, और WBC को ही इंग्लिश में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला हमारा 45 नंबर पे क्वेश्चन है, एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? यानी कि एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो एलर्जी से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स काम करता है। अगला और 46 नंबर पे क्वेश्चन है, जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? तो जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ और विषाणु से निपटने के लिए कौन सा WBC कार्य करता है? प्रोटोजोआ और विषाणु दोनों से निपटने के लिए एसिनोफिल्स काम करता है, जो कि WBC का एक प्रकार है। अगला हमारा 48 नंबर पे क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBC की कमी को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जब WBC की कमी आ जाती है तो ल्यूकीमिया नामक बीमारी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जब WBC की अधिकता हो जाती है तो ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो WBC के बढ़ने को ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो वो भी ब्लड कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।